हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और न्यू इंडिया समाचार मैगजीन 16 से लेकर के 30 नवंबर 2021 की आप लोगों के सामने और काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल्स इसके अंदर में कवर किए गए हैं। तो चलिए सीधे आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला जो आर्टिकल यहाँ पर आपका निकल के आता है ये है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर यील्ड विल नॉट बी स्पॉइल्ड ऑन द वे ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। कृषि उड़ान 2.0 यहाँ पर शुरू किया गया है। ओके, तो एक बात ध्यान में रखो कि ये इस तरीके की स्कीम यहाँ पर शुरू की गई हैं। लाइक कृषि उड़ान स्कीम है, कृषि रथ है, कृषि रेल है, ठीक है, किसान रेल है। ये सारी स्कीम किन प्रोडक्ट के लिए शुरू की गई थी? तो ये पेरिसेबल जो कमोडिटीज़ हैं जो कि जल्दी सड़ जाती हैं और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही सड़ जाती हैं, उनके लिए यहाँ पर शुरू की गई थी। ओके, एम है हमारा फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आसानी से उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं जिनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर आती हैं मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए, वो सब भी सुविधा चलाने के लिए एक तो शुरू किया गया था किसान रेल, और यहाँ पर आप देखें तो फिर कृषि उड़ान योजना भी शुरू की गई थी। ओके, ये सब काम कोविड के दौरान यहाँ पर किए गए। कोविड भी काफ़ी लंबा समय हो गया, 2 साल तक यहाँ पर चलता रहा। ओके, इसके बाद नाउ टेकिंग इट्स फर्दर, कृषि उड़ान 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इन द कृषि उड़ान स्कीम वेयर द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इन अ टोटल लोड ऑफ ड्यूटी इज़ मोर देन 50%। देखिए, एग्रीकल्चर गुड्स जो कि आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उनका जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इस स्कीम के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाते थे कार्गो ऑपरेटर्स के लिए। ओके, लेकिन अब इस चीज़ को अलग कर दिया गया है। अब कहा है कि अगर शेयर 50% से कम भी होगा तो भी चलेगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 50% से कम शेयर भी यहाँ पर हो तो भी चलेगा। ओके, तो कृषि उड़ान 2.0 देयर विल बी अ कंप्लीट वेवर ऑफ एयरपोर्ट चार्जेज एट सेलेक्टेड एयरपोर्ट पर ही ऐसा काम होगा। इवन इफ द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स का शेयर अगर 50% से कम है टोटल वेट का, तो भी यहाँ पर आपको एयरपोर्ट चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर लागू किया गया है। कृषि उड़ान स्कीम अभी देखें तो लगभग 53 एयरपोर्ट्स पर यहाँ पर शुरू की गई है, और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। ओके, इस स्कीम के अंदर देखें 8 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस रूट्स उनको स्टार्ट भी किया गया, और ये बाकी की जो चीज़ें हैं यहाँ पर छोटी छोटी हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऐसा सब याद रखो कि कृषि उड़ान 2.0 के अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। 50% वाला पॉइंट याद रखना। न्यू पीएससी ने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है। नंबर ये है, जितने भी लोग हैं SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करने वाले, उनको अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पर इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके कोई भी दिक्कत हो उसका समाधान ले सकते हैं। ओके, फिर अगला है ई श्रम पोर्टल, यहाँ पर लॉन्च किया गया था। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले मैगजीन्स में भी पढ़ाया है कि ई श्रम पोर्टल क्या था, कैसे था, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। उसके अंदर आपके 2 महीने के अंदर अंदर 4 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया है, और ऑफ दीज अबाउट 50% ऑफ द बेनिफिशरी जो हैं वो वुमेन भी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सक्सेसफुलनेस देखने के लिए मिल रही है स्कीम की कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। ओके, स्कीम 26 अगस्त पर यहाँ पर शुरू की गई थी, और ई श्रम मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट भी लॉन्च की है। ई श्रम कार्ड भी यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, और इसके अंदर आपका पता है, आपको मैंने बताया था कि 2 लाख का अगर डेथ होती है तो लेबर को यहाँ पर उसका इंश्योरेंस भी यहाँ पर किया गया है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख का इंश्योरेंस भी इसके अंदर प्रावधान है। 12 डिजिट का वो कोड होगा जो कि आपके ई श्रम कार्ड पर लिखा होगा, लाइक आधार कार्ड। ओके, उसके बाद एक नई फ्लाइट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। अच्छा, ये आपकी न्यूज़ आती है। 33 कंपनीज ऐसी हैं जो कि यूनिकॉर्न स्टेटस उन्होंने हासिल कर लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए क्वार्टर। एक क्वार्टर के अंदर 33 नई कंपनीज यहाँ पर निकल के आई हैं जो कि यूनिकॉर्न हो गई हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। हमने बहुत सारी स्कीम चलाई, लाइक डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, मेक फॉर द वर्ल्ड है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये सब। और पिछले 7 सालों में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर किया है। इन्हीं सभी चीज़ों के कारण अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय प्राइस वाटर हाउस कूपर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक स्टार्टअप कंपनीज हैज़ रेड अ रिकॉर्ड 10 बिलियन इन फंड्स इन द थर्ड फिजिकल ईयर ऑफ 2021 के
थर्ड फिजिकल ईयर में आप यहाँ पर देखें 10 बिलियन तक का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, 10 बिलियन तक का इन लोगों ने डील यहाँ पर किया है। ओके, 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मार्केट रेज इन लोगों ने किया है। आपको सिर्फ इतना याद रखो कि ये यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, सफिशिएंट है। ओके, आप देखो कि एक थी, फिर 4 हुई, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 2021 में 33 नए यूनिकॉर्न निकल करके आए हैं। ये नए हैं, ये नई संख्या है। 2019 में 9 यूनिकॉर्न्स निकल करके आए नए। ओके, तो ये चीज़। अब बात आती है कि यूनिकॉर्न होता क्या है, फिर एक होता है हेक्टोकॉर्न, वो क्या होता है। तो इन दोनों डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक स्टार्टअप है, जब एक स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो उसको स्टार्टअप ही कहेंगे। ओके, जब उस स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की हो जाती है, याद रखना 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की हो जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। और जब उसकी मार्केट वैल्यू 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की हो जाती है तो उसको हेक्टोकॉर्न्स कहते हैं। ओके, तो इसको भी याद रखना। अगर हम इस समय की बात करें, टुडे ए टोटल ऑफ 66 स्टार्टअप कंपनीज जो कि इन कंट्री के अंदर वर्क कर रही हैं, उनको यूनिकॉर्न स्टेटस दिया है। तो टोटल 66 कंट्रीज़ हैं ओनली जिनको यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है, और ये सारी की सारी जो हैं वो लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। उसके बाद बात करते हैं, दुबई ने इन्वेस्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 7 सेक्टर्स में, रियल एस्टेट से लेकर के हॉस्पिटल, इन सभी सेक्टर्स में। लाइक आप देख सकते हैं, एस्टेट, रियल एस्टेट है, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, आईटी टावर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब एमओयू यहाँ पर साइन किए गए हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके साथ एमओयू यहाँ पर साइन किया है, और इस तरीके की खबरें यहाँ पर निकल करके आई। ओके, तो स्टेट का एग्रीमेंट है, यूपीएससी वालों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टेट वाले याद रख सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल यहाँ पर लॉन्च की गई। अग्नि 5 की अगर हम बात करें तो एक बैलिस्टिक रेंज मिसाइल है। ओके, और कंट्री की मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, अभी तक की कंट्री की सबसे पावरफुल मिसाइल है, और इसका टेस्ट भी किया गया 27 अक्टूबर को। मिसाइल जो है वो कैपेबल है 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसकी यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि डीआरडीओ ने इसको यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट फायर किया। अब्दुल कलाम जो आपका आइलैंड है उड़ीसा के अंदर से, वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया। ओके, अच्छा, इसकी दिस इज़ द 8th सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्नि 5 का 8वां सक्सेसफुल टेस्ट है। विद दिस इंडिया जो है ऐसा करने वाला 5th कंट्री बन गया है जिसके पास इस तरीके की मिसाइल है, मतलब इतनी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक रेंज मिसाइल। ओके, और ऐसा करने वाली यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना, 4 ही कंट्रियों के पास इस तरीके की मिसाइल थी, लेकिन अब इंडिया के पास भी इस तरीके की मिसाइल है। ओके, इसका डायामीटर वगैरह वगैरह चीज़ें दी गई हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली कैरिंग अप टू 1.5 टन ऑफ न्यूक्लियर वारहेड। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल है और न्यूक्लियर वारहेड को यहाँ पर लेकर के चल सकती है। ओके, दिस मीन्स डेस्ट्रॉय द एनिमी बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5000 किलोमीटर। मैंने मारक क्षमता बताई, सिर्फ 20 मिनट में ये सब काम यहाँ पर कर सकती है। ओके, तो ये सब पॉइंट है। फिर आपका आ जाता है ज्योतिबा फूले जी के बारे में, और इनके बारे में सिर्फ एक ही स्लाइड मैंने ऐड की है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता भी हैं और हिस्ट्री की किताब में आसानी से मिल जाती हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम था, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा कि किस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन देखने के लिए मिला हमें, अलग अलग जो इंडियंस हैं या फिर और भी कॉलोनीज़ हैं उन सभी का एक्सप्लॉइटेशन देखने के लिए मिला। तो सभी के राइट्स का यहाँ पर हनन हुआ, बट इन सभी जो बुराइयाँ थी, इन सभी बुराइयों के बीच में राजा राम मोहन राय जैसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, पेरियार, बाबा साहिब अम्बेडकर जैसे लोग इमर्ज हुए जिन्होंने डिप्राइव्ड लोगों के राइट्स के लिए यहाँ पर काम किया। ओके, इन्होंने आप देखें बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लिए, इन्हीं सभी में आपके थे ज्योतिबा फूले। ओके, और इन्होंने अपनी वॉइस यहाँ पर उठाई अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को इन्होंने बेसिकली टारगेट किया। चाइल्ड मैरिज को भी यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया। ओके, बट इज़ ऑल्सो कंसिडर द फादर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया में वुमेन एजुकेशन के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने एडवोकेट किया वुमेन्स की एजुकेशन को एट द टाइम व्हेन इट वाज स्टिल कंसिडर्ड टैबू। ओके, तो ये सब चीज़ें उस समय मान्य नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज़ को बढ़ाने के लिए पूरा कदम उठाया। अच्छा, ये डेथ हुई थी इनकी नवंबर में, इसलिए इनके बारे में दिया गया था। आप भी अपनी बुक खोल करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मैं मेन चीज़ों पर आता हूँ। 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज टू बूस्ट इंडियाज़ सेल्फ रिलायंस कैंपेन इन डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पर हुआ क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी, आयुध जो कारखाने हैं जो कि डिफेंस हार्डवेयर इक्विपमेंट्स बनाने का काम यहाँ पर करते थे, उन सभी को यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है, उनको एबॉलिश कर दिया गया है। और ये सब अमृत महोत्सव ईयर के अंदर किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एपैथी को यहाँ पर फेस कर रहे थे। ओके, स्थिति ख़राब थी और
कॉर्पोरेटाइजेशन इनका यहाँ पर किया जाना था और वही काम यहाँ पर हुआ। ओके, दे हैव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, अब इनको नया जो लाइफ यहाँ पर देखने के लिए मिला है। देखते हैं कि क्या हुआ है। इंडिया इज टेकिंग न्यू रेजोल्यूशंस टू बिल्ड अवर फ्यूचर, और इसी चलते अंडर द आत्मनिर्भर कैंपेन द कंट्री एम्स टू मेक इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री पावर ऑन इट्स ओन। दिस न्यू 7 डिफेंस कंपनीज विल बिकम अ मेजर बेस ऑफ इंडियाज मिलिट्री पावर। तो नई 7 डिफेंस कंपनीज तैयार की गई हैं। जितनी भी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी काम किया। आयुध कारखानों ने, वर्ल्ड वॉर 1 हो उसमें भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। इनकी हालत बीच में ख़राब हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं था। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस द वर्क दैट शुड हैव बीन डन फॉर मॉडर्निंग दीज फैक्ट्रीज, उन पर प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई और हमारे जो इम्पोर्ट हैं डिफेंस इक्विपमेंट के वो यहाँ पर बढ़ने लगे। ओके, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को उभारने का काम कर रही है, इन्होंने 7 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 7 न्यू डिफेंस कंपनीज, ठीक है, डेडिकेटेड किया 7 नई डिफेंस कंपनीज टू द नेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द दशहरा। तो दशहरा के दिन 7 नई डिफेंस कंपनीज यहाँ पर तैयार की गई। सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री पावर भी हमें यहाँ पर तैयार करना है। कंट्री के जो इंपोर्ट हैं डिफेंस इक्विपमेंट में उनको यहाँ पर ख़त्म करना है। पिछले 7 सालों से इस तरीके के मंत्र हम यहाँ पर ले रहे हैं, लाइक मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत तरीके के हैं। और तो और अगर हम बात करें एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी रिफॉर्म्स इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो इन द लास्ट 5 ईयर लगभग 325% से बढ़े हैं। 325% से हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़े हैं, ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर है। ओके, इन सच ए सिचुएशन जो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि वर्किंग नहीं कर रही थी उनको री इन्वाइग्रेट करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को देखते हुए 16 जून 2021 को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, जिसके अंदर जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया और 7 नए डिफेंस एंटरप्राइजेज यहाँ पर अप्रूव किए गए टू बी क्रिएटेड। ओके, ये सब काम यहाँ पर किया गया। ये इंश्योर किया गया कि इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इनटू द कॉर्पोरेट, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज टू द कॉर्पोरेट, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को आपने ख़त्म किया और उनका कर दिया गया आपके द्वारा कॉर्पोरेटाइजेशन। और उस कॉर्पोरेटाइजेशन के दौरान जो भी वहाँ पर आपके वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको उनके राइट्स को फुल्ली प्रोटेक्ट रखा गया, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट रखा गया। ओके, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके साथ साथ एक एम्पावर्ड ग्रुप भी बनाया गया है अंडर द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस एंटायर प्रोसेस को कन्वर्जन की उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखेगा। दीज 7 कंपनीज इंडिया के जो डिपेंडेंस है और कंट्रीज़ पर उसको कम करने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से वर्क करेगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो इस एम्बिशियस गोल्स को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट थे 65,000 करोड़ रुपए के, उनको इस कंपनी को यहाँ पर दे दिया गया है। और बहुत सारी लिस्ट भी यहाँ पर तैयार की गई है कि अगले आने वाले समय में क्या क्या काम किए जाने हैं। ओके, तो 11,000 करोड़ रिवेन्यू टारगेट हमारा यहाँ पर है डिफेंस प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट से। ओके, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है अभी इस पर ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अंदर एक एम्पावर्ड ग्रुप भी यहाँ पर तैयार किया गया है। ओके, तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसके अंदर में 41 फैक्ट्रीज थी, उन सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है 7 नई डिफेंस अंडरटेकिंग्स को, जो कि कंट्री के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर लोकेटेड होंगी। आप देख सकते हैं कि 7 न्यू डिफेंस कंपनीज कौन सी कहाँ पर हैं। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखें। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू कन्वर्ट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू 7% इन स्टेट ओन्ड कॉरपोरेट कंपनीज। तो ये चीज़ याद रखो कि ये जो आपकी कंपनीज यहाँ पर तैयार की गई हैं ये वाली सारी, ये स्टेट ओन्ड होंगी, मतलब स्टेट का इन पर आधिपत्य यहाँ पर होगा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरीके से नहीं होगा काम। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चीज़ें कन्वर्ट कर दी गई हैं। ऐसे सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर आ जाता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा। 3-4 बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपको नहीं पता होंगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि सभी को पता है। आप देख सकते हैं कि इन 2014 द नंबर ऑफ वुमेन पुलिस पर्सनल्स, तो पुलिस में जो वुमेन पर्सनल्स थे वो लगभग 1,05,000 के करीब थे, लेकिन 2020 तक बढ़ा करके इनको 2 लाख कर दिया गया। तो वुमेन्स का रोल यहाँ पर बढ़ रहा है। ओके, उसी के साथ साथ 1 नेशन 1 इमरजेंसी नंबर भी लॉन्च किया गया है, 112 ये नंबर है। और
ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखो। वन स्टॉप सेंटर भी लॉन्च किए गए हैं। 101 ऐसे वन स्टॉप सेंटर पूरी कंट्री में यहाँ पर हैं जो कि वुमेन विक्टिम जो कि वायलेंस की शिकार रही हैं, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक, फैमिली, कम्युनिटी और वर्क प्लेस, इन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए वन स्टॉप सेंटर चलाया गया है। फिर ट्रिपल तलाक को यहाँ पर ख़त्म किया गया अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो कि 19 सितंबर 2018 को यहाँ पर लॉन्च किया गया। जो मुस्लिम वुमेन है उसकी डिग्निटी और सेफ्टी को इंश्योर किया गया। मैनी इस्लामिक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान है, इजिप्ट है, सीरिया है, इराक है, इन्होंने भी इस प्रैक्टिस को बहुत पहले से ही बंद किया हुआ था और फिर इंडिया में तो बंद होना ही था। ओके, इजिप्ट इज़ द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू एबॉलिश ट्रिपल तलाक इन 1929, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सूडान है और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सीरिया है, इन सभी ने यहाँ पर इन चीज़ों को बैन किया हुआ है। यूएई ने एबॉलिश किया ट्रिपल तलाक को और बहुत सारे इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस भी लिए हैं। बट इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगस्त 1 जिस दिन ये सब काम यहाँ पर किए गए, हैज़ नाउ बीन रिकॉर्डेड एज मुस्लिम वुमेंस राइट डे, क्योंकि जो बिल यहाँ पर आपका इंडियन पार्लियामेंट में अप्रूव किया गया था वो 1 अगस्त 2019 को अप्रूव किया गया था, इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केस जो है वो साहबानो केस से लेकर के शयारा बानो केस तक इस तरीके से चला। इशू साहबानो केस में क्या था और शयारा बानो केस में क्या था, तो साहबानो केस में एलिमनी आफ्टर ट्रिपल तलाक का इशू था और यहाँ पर आप देखें तो तलाक बिद्दत का इशू था। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में कब गया, वर्डिक्ट कब आया, यहाँ पर लिखा हुआ है, जजमेंट क्या क्या है। तो वुमेन अलाउ कर दी गई, वुमेन आर एंटाइटल्ड टू एलिमनी इवन इन ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक के केसेस में भी वुमेन्स को एलिमनी के लिए अलाउ किया गया। ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया शहरा बानो केस के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। उसके बाद कुछ और इनिशिएटिव भी यहाँ पर लिए गए, लाइक स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थ्रू पासिंग क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ओके, और ये जो लॉ यहाँ पर पास किया गया, हैविंग प्रोविजंस ऑफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट यहाँ पर दी गई फॉर द डेथ, इंक्लूडिंग डेथ फॉर द कल्पिट्स ऑफ रेप। ओके, तो उनके लिए ये सब डेथ का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए, जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सकें, ताकि जो विक्टिम्स हैं वो आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। शी बॉक्स यहाँ पर लॉन्च किया गया, एन ऑनलाइन सिस्टम है फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सेक्शुअल हरासमेंट केसेस, वाज लॉन्च इन 2017। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, शी बॉक्स वगैरह टाइप की चीज़ें, ठीक है। और किसी भी तरीके के केसेस हैं तो उन सभी को यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। सेल्फ डिफेंस इनिशिएटिव, जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की गर्ल्स हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन वुमेन एथलीट्स इन ओलंपिक, वो तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छा रहा। फिर वुमेन्स ने डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा काम किया है। वुमेन पायलट को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडक्टेड किया गया इन द इंडियन नेवी, और कॉम्बैट रेडी स्क्वाड्रन में भी इनको यहाँ पर 3 वुमेन पायलट जो हैं वो हमारे पास इस समय मौजूद हैं। ओके, उसी के बाद ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो भी देख सकते हैं कि लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। साथ ही साथ वुमेन्स की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष जैसी चीज़ें चलाई गई। साथ ही साथ बहुत सारी और स्कीम है, लाइक मिशन पोषण है, पोषण अभियान है। ओके, पोषण अभियान 2.0 भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो ऐसी सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ओके, ये देख सकते हो आप इधर। ओके, जननी सुरक्षा योजना टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पर, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहाँ पर इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में जो वुमेन्स हैं उनकी क्या भूमिका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये वाली हो जाती है, इसके अंदर लिखा गया है 15 वुमेन्स ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ठीक है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 15 वुमेन्स थी और ये थी वो 15 वुमेन्स कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाम पता होने चाहिए, सारे के सारे नाम रट लो। पहला है अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलायुधान, बेगम अजीज़ रुसल, दुर्गाबाई देशमुख, हंस जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मलाती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और एनी मेस्कार। ओके, तो इनको 15 का नाम आप यहाँ पर याद रखें, और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दी गई थी, हम उनको भी देखेंगे। देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट डेट्स इन द हिस्ट्री, आपको पता है, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है। एक ऐसी ही डेट है 26 नवंबर 1949, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अडॉप्ट किया गया 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, पूरी तरीके से 26 जनवरी को यहाँ पर लागू किया गया। ओके,
तो इस चीज़ को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन डे भी डिक्लेयर किया गया 2015 में, जो आपका 26 नवंबर की डेट है उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया गया, और तब से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ पर मना रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं, उनका नाम याद रखना, जैसे लीला रॉय हैं। ओके, लीला रॉय जी के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ लीजिए, काफ़ी हो जाएंगे। लीला रॉय स्टार्टेड पब्लिशिंग मैगजीन कॉल्ड जयाश्री, तो इन्होंने जयाश्री मैगजीन यहाँ पर निकाली, और जयाश्री मैगजीन एडिट की गई और मैनेज की गई बाई वुमेन्स ओनली। इसको पूरी तरीके से वुमेन ओन्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में लॉन्च किया गया। ये बिलीव करती थी कि आर्म्ड रेवोल्यूशन होना चाहिए, और साथ ही साथ इनके पास नॉलेज भी थी कि बॉम्ब किस तरीके से बनाना है। ओके, ये पहली वुमेन थी फ्रॉम बंगाल टू बी इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड होने वाली बंगाल से पहली वुमेन थी। ओके, इन चीज़ों को याद रखो। फिर मोस्ट ऑफ द वुमेन जो हैं वो आपको पता है कि गांधी जी से भी एसोसिएटेड थी, तो इन्होंने सभी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया। ओके, दूसरी है कमला चौधरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमला चौधरी वेंट टू द जेल मैनी टाइम्स ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि कमला चौधरी अ फेमिनिस्ट राइटर, ये राइटर थी और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी और नॉन वायलेंस के मुद्दे को यहाँ पर स्वीकार करती थी। इन्होंने फॉर्म किया चरखा कमिटीज़, इन्होंने चरखा कमिटीज़ फॉर्म की टू यूनाइट वुमेन्स को यूनाइट करने के लिए। सी वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ओके, तो ये इस चीज़ की आपकी कमेटी में भी थी। ओके, और वुमेन्स के राइट्स के लिए भी लड़ी, और जो सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल लेवल जहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना था उसको भी यहाँ पर इन्होंने सुधारने की कोशिश करी। फिर आ जाती हैं राजकुमारी अमृता कौर, द प्रिंसेस हु बिल्ड दिल्ली एम्स। ओके, तो एम्स के अंदर जो वो दिल्ली के अंदर जो आपका एम्स है उसको बिल्ड करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के डोनेशन को यहाँ पर गैदर किया, और उसके ज़रिए आपका ये एम्स जो है वो बन करके इकट्ठा हुआ है। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कपूरथला के जो उस समय के किंग थे, किंग हरनाम सिंह, उनकी जो बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। और इनकी अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की सेक्रेटरी भी रहीं 16 साल तक। तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगी, और जब इन्फ्लुएंस होंगी तो साल्ट मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सभी में पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। शी वॉज ऑल्सो अपोज टू द इविल प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिजेज है या देवदासी सिस्टम है, इनको इन्होंने यहाँ पर ख़त्म करने के लिए प्रयास किया। और साथ में बात करें कि 10 साल तक आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शी वाज मेड द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और 10 साल तक ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी रहीं ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए कि जो दिल्ली है वहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एस्टेब्लिश किया जाए, और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूएसए से इन्होंने इकट्ठी की। Time magazine has included Rajkumari Amrita Kaur in its list of 100 so powerful women of the world of the last century, उसमें इनको इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। उससे आगे बात करें तो अम्मू स्वामीनाथन जी के बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने रेज किया द राइट्स ऑफ वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन्होंने इन चीज़ों को, मुद्दे को उठाया। ओके, तो अम्मू स्वामीनाथन वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट एंड देयर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस की इन्होंने यहाँ पर बात की। बाकी कहाँ पैदा हुई, कहाँ क्या हुआ, नॉट इम्पोर्टेंट। फिर आ जाता है मलाती चौधरी जी के बारे में, ए फ्रीडम फाइटर हु महात्मा गांधी ने इनको कहा था तूफानी। तो ये टाइटल वगैरह पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने तूफानी का टाइटल किसको दिया था, तो मलाती चौधरी जी को दिया गया था। ओके, तो इन्होंने जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप थे लाइक शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या ओबीसीज हैं, उन सभी के राइट्स के लिए उठाने के लिए, उन सभी की अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर वर्क किया। और मलाती चौधरी वाज बोर्न इन ईस्ट बंगाल नाउ इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ये यहाँ पर पैदा हुई थी, उस समय ईस्ट बंगाल इसको यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि गांधी जी ने इनको तूफ़ानी कहा था क्योंकि इनकी जो ब्रेव एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से। रविंद्रनाथ टैगोर भी इनको यहाँ पर जो है वो मीनू कह करके बुलाते थे, वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल किया। ओके, और बस इतना आप यहाँ से याद रखो। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर इंडो आसियान 18th समिट यहाँ पर हुई, और इसी के अंदर में हमने बात की कि भाई इंडिया और आसियान जो कंट्रीज़ हैं, आसियान के अंदर 10 कंट्रीज़ आती हैं प्लस 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिया एक कंट्री है। ओके, तो इस तरीके से आप देखें तो इन कंट्रीज़ के साथ हमारे 30 साल यहाँ पर पूरे हो गए हैं।
तो और इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीइंग एन एडवोकेट ऑफ अ फ्री इंक्लूसिव एंड ओपन मैरीटाइम ट्रेड सिस्टम। ये ट्रेड सिस्टम होना चाहिए इंडो पैसिफिक में अंदर, और इन सभी म्यूचुअल रिलेशंस, इन सभी जो आपकी सिस्टम्स हैं, इन सभी को प्रेफर करने के लिए, इन सभी को यूज़ करने के लिए म्यूचुअल रिलेशंस जो हैं हमारे इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। एड्रेसिंग द इंडो आसियान 18th समिट, he described relations with ASEAN as very important for India, while at the 16th East Asia Summit भी यहाँ पर होती है। He discussed the shared value of multilateralism, rule-based international order, international law, sovereignty, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज़। तो इन सब चीज़ों की बातें यहाँ पर की गई, और एक पेज इसके बारे में और दिया गया था, हम उसको भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। इंडो पैसिफिक में आपको पता है कि चाइना का कितना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है, और फिर बहुत सारे एग्रीमेंट लाइक ऑकस वगैरह, ये भी जो इंडो पैसिफिक रीजन की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उसको यहाँ पर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को काबू में रखना पड़ेगा, और ये जो 16 कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं ये हमारी खासा मदद यहाँ पर कर सकती हैं। ओके, तो इन चीज़ों को देखते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर हमारी चलती थी। इंडिया जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ज़रिए जो आसियान कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती हैं, उन सभी कंट्रीज़ के साथ अपने जो रिलेशन है उनको स्ट्रेथन करने की कोशिश यहाँ पर करते थे। 10 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई। इन 10 कंट्रीज़ की अगर हम 10 कंट्रीज़ मेन हैं, ओके, तो 10 कंट्रीज़ इनकी अगर हम बात करें तो लगभग 700 मिलियन की इनकी अपनी पॉपुलेशन है, और 250 लाख करोड़ रुपए की इनकी लगभग जीडीपी यहाँ पर बैठती है। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यहाँ पर बननी चाहिए। ओके, 2022 में हमारे 75 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, साथ ही साथ जो आसियान के साथ हमारे रिलेशंस हैं उसको 30 साल यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द समिट जो यहाँ पर हुई 18th समिट, उसके अंदर इंडो आसियान फ्रेंडशिप की बात इन्होंने यहाँ पर की, और साथ ही में आपको पता है कि ईस्ट एशिया समिट भी यहाँ पर हुई 27 अक्टूबर को, जो कि 16वें नंबर की थी। तो ये 18वें नंबर की समिट ऊपर थी आसियान के साथ, और ईस्ट एशिया समिट 16वें नंबर की थी। आसियान जो है वो आप देखें 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। 1967 में इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया था बाई इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के द्वारा। इसके बाद इसके अंदर 5 कंट्रीज़ और इंक्लूड हुए, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, और फिर आपके 6 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो पूरे आसियान ग्रुप की थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंडो पैसिफिक रीजन में किसी तरीके का जो आप कह सकते हो कि जो बाहरी इम्पैक्ट है उसको यहाँ पर महसूस नहीं करना चाहते। ओके, इसी चीज़ के अगर आगे बात करी जाए तो अंडर द पॉलिसी ऑफ लुक ईस्ट, पहले ये हमारी जो पॉलिसी थी वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन हम इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बदल के कर दिया, सॉरी, पहले जो आपकी पॉलिसी थी वो थी आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी, इसको बदल करके आपका कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही यहाँ पर किया गया 2017 में। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना। तो लुक ईस्ट पॉलिसी इसको पहले कहा जाता था, लेकिन मोदी जी ने इसको रीडिज़ाइन किया और इस पॉलिसी का नाम कर दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2017 में। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखो। एलोंग विद दिस इंडिया ने बहुत सारे माइलस्टोन भी यहाँ पर हासिल किए हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलकर के, लाइक इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च किया, और ईस्ट एशिया समिट जो यहाँ पर होती है, जो कि एक फोरम है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इसके अंदर इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया जैसे कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाते हैं, और 10 आसियान कंट्रीज़ भी इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। 2005 में यहाँ पर ये बना था। ओके, और इसी के चलते ये एक स्ट्रेटजिक एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कर सकता है ईस्ट एशिया का। तो ऐसा सब पॉइंट यहाँ पर याद रखो कि आसियान के साथ हमारे ये रिलेशंस हैं, क्या हुआ। ओके, डबल डोज ऑफ उड़ान एंड हेल्थ फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मोदी जी गए अक्टूबर में और बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा वहाँ पर दिलाया गया। कुशीनगर एयरपोर्ट बनाया जाएगा एज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट। तो बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी जगह हैं, कुशीनगर एक इंपॉर्टेंट जगह है, आपको पता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर सर्किट से जोड़ा जाएगा, और अब जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है।
दूसरी चीज़ जो यहाँ पर शुरू की गई वो थी आपकी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये मिशन जो है वो लगभग 64,000 करोड़ रुपए का है, वाराणसी से लॉन्च किया गया, पॉइंट को भूलना मत, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो क्या क्या काम किए गए उत्तर प्रदेश में, यह हैगा ऐसे सब छोटे छोटे काम याद नहीं रखने की। कहाँ पर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज खोला गया है, तो यूपी वाले जो हैं वो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ओके, सेंटर ने आप देखें, हाँ तो सॉरी, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, तो इसको यहाँ पर देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और वाराणसी से लॉन्च किया गया। नेशनल लेवल पर अगर हम इस मिशन के अंदर में देखें तो 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। स्टेट लेवल पर 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। देखिए कोविड-19 ने हमें बता दिया है कि हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। ओके, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। टर्शरी केयर हो, डायग्नोस्टिक हो या सर्विलियंस हो, सभी को इम्प्रूव करना है। ओके, उसके अंदर रूरल हेल्थ, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वेलनेस सेंटर तैयार किए जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग सेंटर हैं उनको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। स्कीम का पीरियड आप देख सकते हैं, 5 साल के लिए स्कीम है, 2025 से लेकर के 2026 तक। सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है कि 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स का मतलब ये है कि जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट का सामान है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक दिल्ली में बनेगा, एक चेन्नई में बनेगा, और इसके अंदर 2 मोबाइल बेस्ड कंटेनर हॉस्पिटल ये स्टेशन किए जाएंगे न्यू दिल्ली और चेन्नई के अंदर। इनको उठाया जा सकता है, एयरलिफ्ट किया जा सकता है बाय रोड और वाटर। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इन 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स के अंदर लगभग 33 कंटेनर्स यहाँ पर होंगे एक के अंदर। तो दो के अंदर कितने हो गए, 2 के अंदर हो गए 66 कंटेनर्स। जो भी सामान ट्रांसपोर्ट करना हो इस कंटेनर्स के जरिए किया जा सकता है। 4 नए रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। इस समय सिर्फ एक ही है, वो भी पुणे के अंदर है। फिर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इसके भी यहाँ पर नई ब्रांचेस खोली जाएंगी इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल रीजन्स के हिसाब से। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। पैथोजेंस के रिसर्च के लिए जो आपकी नई बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स हैं, उस तरीके की लैब्स 15 लैब्स यहाँ पर खोली जाएंगी, और बहुत सारे पैसे अगले 5 साल के लिए इस स्कीम पर यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। और लाइक अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, द सेंटर विल बियर 60% ऑफ द कॉस्ट, और स्टेट जो है वो यहाँ पर 40% कॉस्ट यहाँ पर देखेंगे। और फिर ओके, वो भी हो सकता है कि 90-10% यहाँ पर हिली स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। ओके, फिर आप देख सकते हैं कि 4 प्रोलैंग्ड स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ इंडिया। अगर इंडिया को हेल्दी बनाए रखना है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको अपनानी पड़ेंगी। प्रमोटिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ वेलफेयर इंक्लूडिंग मीजर्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान जैसे ये मिशन है। योगा है, टाइमली केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड चिल्ड्रन है, उन सभी को लॉन्च करना पड़ेगा। एक्सटेंडिंग मिशन इंद्रधनुष इन द ट्राइबल एरियाज और रिमोट एरियाज, वहाँ पर लॉन्च करना पड़ेगा अगर इंडिया को हेल्दी बनाना है। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और साथ ही साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर आपको अच्छा करना है। तो आपको पता है वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ओके, मिशन इंद्रधनुष जैसे ही हैं, लेकिन उनको दूसरे जो जगह है वहाँ पर पहुँचाना है। ये स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स, ये भी काफ़ी भारी मात्रा में चल रही हैं। ओके, तो ये चीज़ें सक्सेसफुल बनने की तरफ हैं, लेकिन और ज़्यादा नीड की ज़रूरत है क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप बढ़ रही है। ओके, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे। ओके, और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये तो स्कीम अभी अभी लॉन्च की ही गई है। ओके, तो इतना हमें इस मैगजीन के अंदर से निकालना था। बाकी नन्हे नन्हे से पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे छोटे छोटे, उनको हमें नहीं पढ़ना। ओके, तो उनको इग्नोर मारो। ये पीटी मेंस दोनों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है लिखने के लिए, ऐसा बना करके ग्राफ लिखाओगे तो भी काम हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।